हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हम और हमारी टीम लेकर के आ गए हैं बिहार पुलिस के इनकाउंटर बैच। बिहार पुलिस का इनकाउंटर बैच लेकर के आ गए हैं, जिसमें ये बैच ऑफलाइन पोस्टल पार्क के पास शुरू हो चुकी है 10 जुलाई से ऑफलाइन, और ऑनलाइन क्लासेस आज से आप सभी को हमारे YouTube पर चैनल पे फ्री क्लास मिलेगी, जिसमें आप सभी को बिहार पुलिस के लिए जीके अमन सर पढ़ाएंगे और जीएस प्लस हिंदी दीपक सर यानी मैं खुद पढ़ाऊंगा। जीके के लिए अमन सर पढ़ाएंगे और जीएस और हिंदी हम पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ये बिहार पुलिस जो है 21,351 के एग्जाम में 21,391 वैकेंसी है, जो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है बिहार पुलिस के लिए, सीएसबीसी के लिए। ठीक है, तो बस आप लोग हमसे जुड़ जाइए और फ्री में बिहार पुलिस का टारगेट बैच और बिहार पुलिस का इनकाउंटर बैच, मतलब अब की बार आप लोग जरूर भर्ती पानी है। तो बिहार पुलिस के इनकाउंटर बैच लेकर के आ गए हैं हम और हमारी टीम। चलिए, तो आज हम हिंदी स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार से कैसे प्रश्न आते हैं सारे आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी। हिंदी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णमाला। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला से लगभग आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और जो क्वेश्चन आता है जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसका डिस्कशन फिर से आप लोगों को करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। ये बिहार पुलिस का पहला चैप्टर होगा। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात समझिएगा। पहले वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और जब वर्णमाला कहते हैं तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो क्या है? आगे चलिए, आगे बताते हैं। अब एक फॉर्मेट समझिए। देखिए, वर्ण, इसी को ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण, अनेक वर्ण मिलकर के क्या बनते हैं? अनेक वर्ण मिलकर के अक्षर बनते हैं, और अनेक अक्षर मिलकर के क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और अनेक शब्द मिलकर के क्या बनते हैं? पदबंध बनते हैं। अनेक पदबंध मिलकर के क्या बनते हैं? उपवाक्य बनते हैं। और
अनेक उपवाक्य मिलकर के आपस में क्या बनाता है, तो वाक्य का निर्माण करता है। और एक से अधिक वाक्य आपस में मिलकर के क्या किसका निर्माण करता है, तो भाषा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो भाषा का निर्माण करता है। अब हमने बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला, अर्थात वर्णमाला को ही क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अर्थात वर्णमाला को ही क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्णमाला को क्या कहते हैं, अक्षर। अब हमने आप लोगों को बताया कि एक से अधिक वर्ण या ध्वनि मिलकर के किसका निर्माण करता है, तो अक्षर का निर्माण करता है। एक से अधिक अक्षर आपस में मिलकर के किसका निर्माण करता है, तो शब्द का निर्माण करता है। और एक से अधिक शब्द आपस में मिलता है तो किसका निर्माण करता है, पदबंध का निर्माण करता है। और एक से अधिक पदबंध आपस में मिलता है तो उपवाक्य बनता है। और एक से अधिक उपवाक्य आपस में मिलता है तो क्या बनता है, एक वाक्य का निर्माण करता है। और एक से अधिक वाक्य आपस में मिलता है तो भाषा का निर्माण करता है। इसलिए अगर इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे, देखिए भाषा सबसे बड़ा है। और भाषा से टूटकर वाक्य बना, वाक्य से टूटकर उपवाक्य बना, उपवाक्य से टूटकर पदबंध बना, पदबंध से टूटकर शब्द बना, शब्द से टूटकर अक्षर बना, और अक्षर से टूट करके वर्ण बना। तो इसीलिए अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण या ध्वनि है। क्या है, वर्ण या ध्वनि है। मतलब वर्ण को ही क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, एक शब्द हमने लिया, एक शब्द ले रहे हैं राम, एक शब्द हमने ले लिया राम। राम इज इक्वल टू, इसको अगर अक्षर में तोड़ेंगे तो राम प्लस म हो जाएगा। अक्षर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राम प्लस म। अगर इसी को सर गेट लगा दीजिए, अगर इसी को वर्ण में तोड़ेंगे तो इसी को वर्ण में तोड़ेंगे तो राम प्लस आ प्लस म प्लस आ। अब देखिए हमने क्या बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो क्या आप अ का खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, नहीं। दो भाग में विभक्त कर सकते हैं, नहीं। तो देखिए अनेक वर्ण मिलकर के किसका निर्माण किया, अक्षर का निर्माण किया। एक से अधिक वर्ण आपस में मिला तो किसका निर्माण किया, अक्षर का। और एक से अधिक अक्षर आपस में मिला तो किसका निर्माण हुआ, एक शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है मेरे दोस्तों, आ रहे मेरी बातों को समझ में। तो अब हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे। तो आप लोग टॉपिक लिखेंगे वर्ण, आप लोग टॉपिक लिखेंगे वर्ण। अब यहां पे लिखिएगा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण। देखिए यहां पे टॉपिक लिख लिए वर्ण। अब यहां पे लिखेंगे हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आप अपनी कॉपी में क्या कीजिए, वर्ण एक टॉपिक लिखिए और वहां से लिखिए हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यहाँ पे सेकंड में लिखिएगा वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। क्या लिखिएगा, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ उदाहरण के लिए लेते हैं, उदाहरण के लिए लेते हैं। तो उदाहरण ले लीजिए, थोड़ा सा उदाहरण ले लीजिए। एक अक्षर जो हमने इससे पहले लिया था, उदाहरण क्या लिया था, राम। राम क्या है, शब्द है बाबू। राम क्या है, ये शब्द है। अब राम को हम लोग अक्षर में तोड़ेंगे तो राम प्लस म। अभी हमने आपको बताया था, अब रा प्लस म, ये क्या हुआ, ये अक्षर में विभक्त हो गया। अब हमको वर्ण में विभक्त करना है, तो वर्ण में कैसे विभक्त करेंगे, यहाँ देखिए रा प्लस आ प्लस म
प्लस अ, ये किसमें विभक्त हो गया? तो ये हो गया आपके वर्ण में विभक्त हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इतना आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, यहां से लिखेगा वर्ण, लिखेगा वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण को ध्वनि कहते हैं। उदाहरण में लिखेगा राम इज इक्वल टू शब्द, इसी को अक्षर में तोड़े तो राम प्लस मां, और इसी को हम लोग अगर तोड़ना तो वर्ण में तोड़े तो क्या हो गया? इसी को अक्षर में तोड़े तो क्या हो गया? वर्ण में तोड़े तो र प्लस आ प्लस म। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि शब्द कितने हैं? शब्द एक है। शब्द कितने हैं? एक है। और अक्षर कितने हैं? तो दो है। और इसी क्या कहेंगे कि वर्ण की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, चलिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो चलिए वर्ण के दो भेद होते हैं। आप सभी जानते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम लोग टॉपिक लिखेंगे स्वर वर्ण। क्या? स्वर वर्ण। अब हम लोग टॉपिक क्या लिखेंगे? स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण पढ़ेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण देखिए, स्वर वर्ण अवर्णों को स्वर कहते हैं। अवर्णों को स्वर कहा जाता है। अवर्णों को स्वर कहते हैं जिसका उच्चारण, आप लोग लिखते चलिएगा, जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। बिना किसी अवरोध के होता है। बिना किसी अवरोध के होता है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो अवर्णों को स्वर कहते हैं। अवर्णों को स्वर कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अब देखिए स्वर वर्ण कौन कौन है? किसे कहते हैं स्वर वर्ण? तो हमने क्या बताया था? अवर्णों को स्वर कहते हैं। तो अवर्ण कौन कौन से हैं? देखिए, तो हमने लिख रखा आ, हर्षई, दीर्घई, आप लोग लिखते चलिएगा। हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, क्या? ये 11 क्या है? स्वर वर्ण है। ये 11 क्या है? स्वर वर्ण है। तो ये स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो गई? 11। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है तो 11। कौन कौन है? तो आ में जो आता है, तो दोस्तों मेरे अंग और आह छोड़ करके जो आ की जो आ होता है वो सारे आ क्या होता है? हमारे स्वर वर्ण में आता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं स्वर वर्ण। तो हमने स्वर वर्ण तो पढ़ लिया। अब स्वर वर्ण को भी प्रकार है। आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं कि निम्नलिखित में से स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए स्वर वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए स्वर वर्ण, इसको आप लोग भी ऐसे पाठ में
3 पार्ट में स्वर्ण वर्ण को बांट लीजिए। एक का आता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वरवर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो वैसे स्वर ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है? एग्जाम्पल, उदाहरण में आप लिख लीजिएगा। उदाहरण में लिख लीजिएगा, अ हर्ष ई, री हर्ष उ। आपके एग्जाम में पूछ देता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो आप लोग पॉइंट लिखिए दीर्घ स्वर और उसमें लिखिए कि ह्रस्व और ह्रस्व स्वर आपस में मिलकर जिस स्वर का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अर्थात दो स्वर मिलकर के आपस में दो ह्रस्व स्वर आपस में मिलकर के जिस स्वर का निर्माण करेगा उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे, मतलब आ। ठीक है, दो ह्रस्व स्वर मिलकर के जिस स्वर का निर्माण करेगा उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। तो दीर्घ स्वर का उदाहरण क्या है? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। अब देखिए, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, ई प्लस ई, सॉरी, ई प्लस ई इज इक्वल टू दीर्घ ई। और यहां देखिए उ प्लस उ इज इक्वल टू दीर्घ उ। तो आप लोग समझ गए ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? 3। तो 4 और 3 7। हमने क्या बताया था? स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर की संख्या 11 है। अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त स्वर लिखिए तो अपने कॉपी में, और संयुक्त स्वर लिख करके डैश मारिए और जो मैं बोलता हूं लिखिए। जब ह्रस्व और ह्रस्व स्वर, जब ह्रस्व और ह्रस्व स्वर, ह्रस्व और ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर या दीर्घ और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर या दीर्घ और दीर्घ स्वर, फिर लिखिएगा या ह्रस्व या दीर्घ स्वर, या ह्रस्व और दीर्घ स्वर आपस में मिलकर जिन स्वरों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, ह्रस्व और ह्रस्व स्वर, दीर्घ और दीर्घ स्वर या दीर्घ या ह्रस्व स्वर आपस में मिलकर जिन स्वरों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर की उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों, ए, अब इसको इक्वल लेंगे, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, मतलब ये कौन सा है? ह्रस्व स्वर है, और ये कौन सा है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ए, तो ए प्लस अ, ए प्लस अ क्या हो गया? तो संयुक्त स्वर ओ इज इक्वल टू अ प्लस उ, औ इज इक्वल टू ओ प्लस अ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरे दोस्तों? संयुक्त स्वर हो गए। ये क्या हो गया? संयुक्त स्वर। तो अब देखिए संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो गई? तो 4। तो 4 ह्रस्व स्वर की संख्या, 3 दीर्घ स्वर की संख्या और 4 संयुक्त स्वर की संख्या। तो क्या हो गया? 4 3 7 और 4 11। तो
16 की संख्या कितनी है? 11। अब पूछेगा सर इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये एग्जाम में पूछेगा? तो हाँ बाबू, निश्चित आपके एग्जाम में पूछेगा। और कैसे एग्जाम में पूछता हूं मैं आपको बताता हूं। आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। तो निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से ह्रस्व कौन है, ह्रस्व स्वर कौन है, या निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन है। आपको कंफ्यूज करने के लिए डबल ऑप्शन दे देगा। अब हम आपको ऑप्शन देकर के बता रहे हैं कि देखिए कैसे ऑप्शन देगा। अब आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन है। अब आपके ऑप्शन ये है, ए दीर्घ ई और ऊ, बी ऑप्शन ओ और ई, सी में ई और री, डी में दे देगा दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। अब बताइए निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर की संख्या कौन है? दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर बाबू आपको ये डी ऑप्शन है। अगर देखिए आप लोग जब भी एग्जाम में जाते हैं, तो क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन के साथ साथ सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए। क्या होता है, बच्चा लोग एग्जाम देने गया और क्वेश्चन ही देख करके एकदम अंदर इतना उतावला हो जाता है कि वाह वाह हमको तो ये क्वेश्चन आ रहा है, और वही क्वेश्चन गलत करता है। अभी हमने बताया कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन है, और लड़का एक ही ऑप्शन में दीर्घ ही देखा और यहाँ पे ए ऑप्शन मार दिया, एक ही में देखा और ये मार दिया, तो ये क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा क्या होगा? पूरा ऑप्शन जब भी पढ़िएगा तो दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें दीर्घ स्वर तो है लेकिन ह्रस्व स्वर भी हटाया गया है। इसमें देखिए दीर्घ स्वर तो है लेकिन संयुक्त स्वर भी हटाया गया है। ये देखिए दीर्घ स्वर तो है लेकिन ह्रस्व स्वर भी हटाया गया। इसीलिए जब भी एग्जाम में जाते हैं तो सारा ऑप्शन पढ़ के जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान। लिखते चलिएगा आप लोग, स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। टॉपिक लिखेगा स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। एक साइड लिखेगा स्वर वर्ण, दूसरे तरफ लिखेगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, एक तरफ स्वर वर्ण और दूसरे तरफ उच्चारण स्थान। अब देखिए स्वर वर्ण में पहला आता है आ, क्या होगा बाबू? इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। क्या होगा इसका उच्चारण स्थान? कंठ होगा। दूसरा हर्ष ई और दीर्घ ई, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान तालु होगा बाबू। चलिए आगे क्या है? हर्षऊ और दीर्घऊ, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओष्ठ होगा। चलिए अब री का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा बाबू। री का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो मूर्धा होगा। फिर आगे आता है ए और ऐ। ऐ का उच्चारण स्थान, अब देखिए ए जो होता है कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, जिसे हम लोग कंठालु भी कहते हैं। किसे कहते हैं? कंठालु भी कहते हैं। चलिए लास्ट ओ और आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ, कंठ तथा, बीच में तथा लगाइएगा, तथा ओष्ठ। ओष्ठ इज इक्वल टू कंठोष्ठ। क्या लिखेंगे? कंठोष्ठ। ठीक है, अब आपके एग्जाम में ये उच्चारण स्थान पूछता है कैसे? तो निम्नलिखित में से हर्ष ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? निम्नलिखित में से री का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। बार बार कह रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और लिखते भी चलिए और समझते भी चलिए।
ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ लिए स्वर वर्ण खत्म, अब पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे? तो व्यंजन वर्ण। चलिए टॉपिक लिखिए व्यंजन वर्ण। देखिए बाबू, ये बिहार पुलिस का टारगेट बैच है, ठीक है, इसीलिए टारगेट बैच के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फिर जब इसको विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो फिर विस्तार से भी पढ़ाया जाएगा, दरोगा कमेंट्स का पढ़ाई कराया जाएगा तो उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ये कांस्टेबल के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, तो टारगेट के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उस वर्णों का कहते हैं जिसका उच्चारण, व्यंजन वर्ण उस वर्णों को कहते हैं, जिसका उच्चारण, लिखते चलिए, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं या उस वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अभी हम लोग स्वर वर्ण पढ़े, स्वरों के सहायता से होता है, स्वरों के सहायता से होता है। बहुत गर्मी है बाबू, क्या करें, लाइट भी लगी हुई है तो इसलिए गर्मी कुछ ज्यादा है। कोई व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उस वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वरों के सहायता से होता है। तो कैसे होता है अभी बताते हैं। एक पॉइंट और लिखना है बाबू, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छुपी रहती है, अ की ध्वनि छुपी होती है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छुपी होती है, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जांपल कैसे प्रत्येक व्यंजन वर्ण में, अब समझिए कि व्यंजन वर्ण उस वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वरों के सहायता से होता है। तो स्वर कौन है? आ वाला क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है, स्वर है। और हमने सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में या प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छुपी रहती है। तो आप उदाहरण थोड़ा समझ लीजिए बाबू, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की, तो उदाहरण में ज्यादा कुछ नहीं लेना है, एक बाबू क ही ले लो। क्या ले लो? क ले लो। तो उदाहरण में एक क ही ले लो, ठीक है। तो क, तो देखो यहाँ पे क, अ की ध्वनि छुपी है ना, अ की ध्वनि, तो इसीलिए कहा गया कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में किसकी ध्वनि छुपी है? अ की ध्वनि छुपी हुई है, ठीक है। अब लिखेंगे कि व्यंजन वर्ण के कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो कुल व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा व्यंजन वर्ण इज इक्वल टू, व्यंजन वर्ण इज इक्वल टू 33। वो 33 क्या क्या होता है अभी बताते हैं। चलिए अब पहले एक और पॉइंट कि व्यंजन वर्ण के भी कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन वर्ण का भी प्रकार होता है। तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं और उसी में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार में कितने व्यंजन वर्ण हैं, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। तो यहां लिखिए व्यंजन वर्ण, और ऐसे पॉइंट देंगे और ऐसे लिखेंगे। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा उष्ण व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन, ठीक है। चलिए ये लिखिए, पहला क्या समझ आएगा, लिखिएगा व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ऐसे बीच में व्यंजन वर्ण लिखिएगा और पॉइंट दीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, स्पर्श व्यंजन लिखिए, स्पर्श व्यंजन लिखिए और इसमें पॉइंट लिखिए। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन वैसे व्यंजन
वैसे व्यंजन जिसका उच्चारण, वैसे व्यंजन जिसका उच्चारण मुख के वैसे व्यंजन जिसका उच्चारण मुख के विभिन्न भागों के स्पर्श से होता है, जिसका उच्चारण मुख के विभिन्न भागों के स्पर्श से होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो वैसे व्यंजन जिसका उच्चारण मुख के विभिन्न भागों के स्पर्श से होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। अब एक पॉइंट और, स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन कहते हैं किसका? तो वैसे व्यंजन जिसका उच्चारण मुख के विभिन्न भागों के स्पर्श से होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभक्त किया गया। तो 5 वर्ग कौन कौन सा है? तो देख लीजिए। पहला, अब इसमें उच्चारण स्थान साथ में, यहां पे लिखिए उदाहरण में लिखिए वर्ग संख्या उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान। ठीक है, तो वर्ग क वर्ग, क वर्ग। देखिए क वर्ग का मतलब क्या होता है कि पूरा क ख ग घ अंग। क वर्ग का मतलब क्या होता है? क ख ग घ अंग। तो उसी को क्या कहते हैं? क वर्ग। तो क वर्ग में कितनी संख्या? क ख ग में कितने अंक होते हैं? तो क ख ग में 5। तो 5 अक्षर होते हैं। क ख ग में कितने अक्षर होते हैं? तो 5। तो क वर्ग को क्या कहते हैं? क ख ग घ अंग, उसी को क वर्ग कहते हैं। तो क वर्ग की संख्या कितनी है? 5 है। इसका उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा बाबू? तो कंठ। ठीक है, अब यहां देखिए चवर्ग। चवर्ग इसका भी मतलब च छ ज ज य, तो इसकी भी संख्या 5 और इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ठीक है बाबू, अब यहां पे आएंगे टवर्ग, इसकी भी संख्या 5 और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। अब यहां पर रहेंगे तवर्ग। तवर्ग इसकी भी संख्या 5 और इसका उच्चारण स्थान दांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा। ठीक है, लिखते चलिएगा। एक और हो गया पवर्ग। पवर्ग इसकी संख्या 5 और उच्चारण स्थान ओष्ठ।
अब देखिए, अब हम फिर नीचे आते हैं और आप लोग को बताते हैं व्यंजन वर्ण से। आप लोग को कहां से बताते हैं? तो व्यंजन वर्ण से, व्यंजन वर्ण से। चलिए देखिए, व्यंजन वर्ण में हमने क्या कहा था कि उस वर्णों को कहते हैं कि जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छुपी होती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण हमने नीचे दिया था क, इसका जो ध्वनि छुपी हुई है अ का, वो भी हमने बताया था। अब कहा गया कि व्यंजन वर्ण की कितनी संख्या है, तो हमने बताया व्यंजन वर्ण की कुल 33 है। व्यंजन वर्ण को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन कहते हैं। उसमें हमने पहला पढ़ा कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसका उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से होता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। के मुख के विभिन्न भागों के स्पर्श से होता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 25। हमने बताया था 25। वो 25 कौन कौन सा है? तो पहला, स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभक्त किया गया। कौन कौन सा वर्ग है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, प वर्ग। सबकी संख्या कितनी है? तो 5 5 5। तो 5 बचे कितना हुआ? 25। और इसका उच्चारण स्थान क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दांत और प वर्ग का ओष्ठ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये रहा स्पर्श व्यंजन। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्थ व्यंजन। चलिए, अंतःस्थ व्यंजन, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग छोड़ना नहीं बाबू। क्या पढ़ेंगे? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन वैसे व्यंजन को कहते हैं, वैसे व्यंजन को कहते हैं जिसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वैसे व्यंजन को कहते हैं जिसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उदाहरण, अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण क्या है? य, र, ल और व। अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण क्या है? य, र, ल और व। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 4। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4। तो ये समझ में। अब हम लोग चलेंगे उष्ण व्यंजन। क्या? उष्ण व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा? य, र, ल और व। अब हम लोग चलेंगे उष्ण व्यंजन में। उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं? उष्ण व्यंजन में चलेंगे हम लोग। उष्ण व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण वायु के घर्षण से होता है, वायु के घर्षण से होता है, उसे क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण वायु के घर्षण से होता है, उसे क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो उष्ण व्यंजन का उदाहरण क्या बाबू? तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। ये क्या हो गया? उष्ण व्यंजन का उदाहरण हो गया। तो अब देखिए, हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन की संख्या 25।
और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 और उष्ण व्यंजन की संख्या 4। तो 25 4 29 और 4 33। कितना हो गया? 33। तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो गई? 33। ठीक है। आपको अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो स्पर्श व्यंजन क्या बताइएगा आप लोग? मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये चारों वर्ग है, ये किसका उदाहरण है? तो स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन का कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण क्या है? य, र, ल, व। पूछता एग्जाम में, बहुआ ध्यान से रखना, पूछता है एग्जाम में। और उष्ण व्यंजन का उदाहरण क्या है? तो तालव, समूह, दंश, दंत और ह। चलिए इतना ही रहने देते हैं। एक वीडियो और एक वीडियो और वर्णमाला पे लाएंगे, बस छोटा सा और वीडियो बनेगा एक, तो उसके बाद वर्णमाला खत्म हो जाएगा। और वर्णमाला का आप लोग का क्वेश्चन बैंक भी कराया जाएगा, साथ में वर्णमाला का क्वेश्चन बैंक भी कराया जाएगा। इसका टेस्ट प्रैक्टिस क्या कहते हैं, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो वैसे ही आपको उसका क्वेश्चन बैंक वर्णमाला से जहां जहां एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ला करके आपको डिस्कस करा दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग को फिर से मैं बता देता हूं कि हमारे YouTube चैनल पे बिहार पुलिस इनकाउंटर बैच खुल चुका है। हमारे YouTube चैनल पे बिहार पुलिस इनकाउंटर बैच खुल चुका है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको कोई पैसा नहीं लग रहा। बिहार पुलिस इनकाउंटर बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस बिल्कुल फ्री में आपको मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में आपको मिल रहा है बिहार पुलिस इनकाउंटर बैच, वो भी हमारे YouTube चैनल पे। तो बस आपको ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए, तो कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़ जाइए हमसे और पढ़िए मन लगाकर। और हमारी यही बात है कि आपकी वर्दी आपके तन पे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।